Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है उसका वीडियो नंबर 19 पढ़ेंगे। इसके पहले 18 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो कि 19वां वीडियो होगा, इसमें हमने जो 18वें वीडियो में छोड़ा था जहाँ पे ध्वनि तरंग जो हम पढ़ रहे थे, 18वें वीडियो में ध्वनि तरंग पढ़ रहे थे और 19वें वीडियो में जो छूटा था वो हम पढ़ने शुरू करने वाले हैं। तो आज हम ये शुरू करेंगे ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ध्वनि तरंगों की चाल पर दाब का प्रभाव, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऑप्शन आ सकता है। तो आपको ये देखना, ध्यान देना है कि दाब चाहे अधिक लगाओ भैया, दाब चाहे कम लगाओ, ध्वनि की चाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो मीडियम कैसा भी हो, चाहे वो ठोस मीडियम हो, चाहे वो द्रव मीडियम हो, चाहे वो आपका गैसी मीडियम हो। तीनों मीडियम में दाब चाहे जो मर्जी हो, ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी दाब में अगर परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए ध्वनि की चाल में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी आप ताप बढ़ाएंगे किसी मीडियम का, वहाँ पे उस मीडियम में जो ध्वनि की चाल है वो भी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ध्वनि की स्पीड बढ़ जाएगी जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। तो बात आती है कि कितने रेशियो से बढ़ती है। तो याद रखिए, अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस है तो 51 डिग्री सेल्सियस कर दिया हमने, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो जो ध्वनि की स्पीड होगी वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड लगभग बढ़ जाएगी। मतलब अभी इतने डिग्री सेल्सियस पे मैंने मान लिया स्पीड जो है 300 है, तो अब कितनी हो जाएगी 51 डिग्री सेल्सियस पे 300.61 हो जाएगी। तो ठीक है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड स्पीड बढ़ेगी ध्वनि की जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। अब देखिए ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको जानने से पहले, इसके पहले हमने आपको बताया था जो स्पीड होगी वो डिपेंड करती है एक तो मीडियम की इलास्टिसिटी और उसके डेंसिटी पर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, 1/d पर। जिस मीडियम का डेंसिटी जितना ज़्यादा अधिक होगी वहाँ पे वेलोसिटी, ध्वनि की जो चाल होगी उतनी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। अब देखिए मैंने मान लिया जो मीडियम है वो नमी युक्त है, नमी युक्त मीडियम है, एक दूसरा है शुष्क मीडियम है। ठीक है, जो वायु है, मतलब मैंने हवा मान लिया, हवा में जो वो है नमी है और यहाँ पे एक हवा शुष्क है। जिस हवा में नमी होगी वहाँ का जो डेंसिटी होगा वो कम होगा इसकी अपेक्षा। जो हवा शुष्क होगी, जो वायु शुष्क होगी, उसका जो डेंसिटी होगा अधिक होगा, उसका जो घनत्व होगा वो अधिक होगा। तो नमी युक्त वायु में जो डेंसिटी जिसकी कम होती है, अगर डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, जबकि स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो नमी युक्त वायु में जो वो स्पीड होती है ध्वनि की वो अधिक होती है, जबकि शुष्क वायु में जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नमी युक्त वायु में स्पीड ज़्यादा होगी और शुष्क युक्त वायु में क्या होगी, ये कम होगी। उसका देखिए ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के बारे में 3 चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। पहला लाउडनेस, दूसरा पिच और तीसरा क्वालिटी। लाउडनेस को हिंदी में कहते हैं प्रबलता, लाउडनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रबलता। और पिच को हिंदी में कहते हैं तारत्व, ठीक है। और क्वालिटी को हिंदी में कहते हैं गुणता। अब देखिए ये पिच, लाउडनेस, क्वालिटी आप सब जानते हैं। पिच के बारे में आपने जब वो आप सिंगिंग रियलिटी शो देखते हैं तो वहाँ पे जज कमेंट करते हैं कि आपका पिच लो था, हाई था, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। लाउडनेस तो आपको समझ में आ गया कि आवाज़ जो है तेज है या कम सुनाई दे रही है, मतलब लाउडनेस आपको समझ में आ गया, लाउडनेस का मीनिंग समझ में आ गया। उसका देखिए पिच, जो पिच होता है, यह पिच जो होता है ये ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसमें ध्वनि जो है हमको पतली सुनाई देती है या मोटी सुनाई देती है। आपने ध्वनि को सुना होगा, या तो मोटी सुनाई देगी या तो पतली सुनाई देगी, वही आप कहेंगे पिच। ठीक है, अगर पिच अधिक है
तो आप जान जाएंगे कि उस ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो अधिक है। ठीक है, पिच अधिक है तो मतलब आवृत्ति भी अधिक होगी। ठीक है, तो आपको क्या समझ आएगा, आवृत्ति, जिस ध्वनि की आवृत्ति जो है वो अधिक है तो उसकी पिच अधिक होगी। तो याद रखिएगा, आवृत्ति अधिक है, पिच अधिक है, तो वो आवाज़ जो होगी वो एकदम पतली होगी। आवाज़ कैसी होगी, श्रील आवाज़ होगी। ठीक है, पतली होगी। अगर वो आवृत्ति, जिस ध्वनि की आवृत्ति कम है उसकी पिच भी कम होगी, मगर वो जो आवाज़ है वो बहुत मोटी आवाज़ होगी। वो कैसी होगी, मोटी आवाज़ होगी। ठीक है, कैसी होगी, ग्रेव होगी, ग्रेव। समझ गए आप, सिंपल सी बात है। जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक है तो उसकी तारत्व अधिक होगा, मतलब उसकी पिच अधिक होगी, तो वो आवाज़ जो होगी वो श्रील होगी, पतली होगी। अगर ये आवृत्ति कम है, पिच कम है, तो वो आवाज़ जो होगी वो मोटी होगी। तो क्वालिटी तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर सेम लाउडनेस, सेम पिच के जो दो आवाज़ आपको सुनाई दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे किसकी क्वालिटी बेटर है। ठीक है, तो वो क्वालिटी आपको समझ में आ गया। तो ये 3 लक्षण आपको मालूम होने चाहिए ध्वनि के। उसका देखिए, ये अगला टॉपिक है प्रतिध्वनि, इको। प्रतिध्वनि सुनने समझने से पहले देखिए, आपने कभी भी देखा होगा, आप जो बोलते हैं तो आपकी आवाज़ कभी कभी आपको उल्टा सुनाई देती है कुछ देर के बाद, तो वही प्रतिध्वनि है। तो प्रतिध्वनि को कैसे करेंगे, प्रतिध्वनि जो है ये वो होती हैं जब ध्वनि की तरंगे जो हैं दूर स्थित जो पहाड़ वहाड़ होते हैं, टावर ओवर होते हैं, उनसे टकरा के जब वापस आती है तो वो क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। मतलब जो परावर्तित ध्वनि है वो क्या कहलाएगी, टकरा के जो परावर्तित ध्वनि है वो कहलाएगी, प्रतिध्वनि कहलाएगी। और जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ना कम से कम जो है, जिससे ये टकरा के आ रही है और जो सुन रहा है पर्सन, इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग 16.65 मीटर से अधिक होनी चाहिए। कम से कम दूरी जो है इतनी होनी चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हैं 17 मीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए। किसके किसके बीच में, जो ये सुनने वाला है और जो ये आपका परावर्तक जो सतह है, जो पहाड़ वहाड़ है, उनसे बीच की दूरी 17 मीटर से अधिक होनी चाहिए। मतलब 16.6 मीटर से अधिक होने चाहिए, तभी ये आपको सुनाई दे पाएगा। और एक पॉइंट याद रखिए, जो कान पर है ध्वनि, आप कोई भी ध्वनि है उसका जो हमारे कान पर प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड तक ये प्रभाव रहता है। 1/10 सेकेंड तक ये प्रभाव रहता है। ठीक है, मतलब 0.1 सेकेंड तक ये प्रभाव रहेगा। किसी भी ध्वनि का हमारे कान पर 0.1 सेकेंड तक प्रभाव रहेगा। उसका अगला टॉपिक देखिए, ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस हिंदी में इसको कहेंगे अनुनाद। अनुनाद, इसको समझना बहुत ही सिंपल। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने ये घटना सुनी होगी कभी, जब भी कोई प्लेन जैसे कहीं से गुजर रहा है, ये प्लेन मान लिया, ऐसे ही बना दिया, प्लेन कहीं से गुजर रहा है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, ये ऐसा सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि प्लेन अगर थोड़ा कम दूरी से जाते हैं तो बिल्डिंगों के शीशे टूट जाते हैं। तो उन शीशों को टूटने का कारण क्या है, वो रेजोनेंस है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे ये जा रहा है, बहुत तेज आवाज़ करते हुए जा रहा है, तो उस आवाज़ के कारण इसके शीशे जो है कंपन करने लग जाते हैं। इसके शीशे जो है बिल्डिंग के, वो कंपन करने लग जाते हैं। जब जो कंपन की जो आवृत्ति है उसी आवृत्ति के बराबर हो जाए, जितनी आवृत्ति इस सोर्स की है जिससे ये आ रही आवाज़, दोनों की बराबर हो जाए, जो कंपन कर रहा है और जहाँ से आवाज़ आ रही है उसकी आवृत्ति बराबर हो जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ये रेजोनेंस की कंडीशन जो है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होती है, हर जगह, बहुत जगह पाई जाती है। तो इसमें ये मानिए, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति जब बराबर हो जाती है, एक तो श्रोता, एक तो जो आपका सोर्स है वो, और उसके कारण, उसके प्रभाव में जो चीज़ है उसकी कंपन की आवृत्ति बराबर हो जाएगी, तो वो रेजोनेंस की कंडीशन कहलाएगी। उस कंडीशन में अनुनाद हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आयाम हो जाता है, एम्पलीट्यूड अधिक हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये शीशे भी टूट सकते हैं ऐसे। मतलब जो इनके कंपन का जो आयाम होगा ना, एम्पलीट्यूड, वो बढ़ जाएगा। जैसे अभी आवृत्ति बराबर नहीं हुई है तो एम्पलीट्यूड इतना है इसका, मान लिया एम्पलीट्यूड जो है 20 डेसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं इसकी तीव्रता को कैसे नापेंगे, डेसिबल में नाप रहे हैं। तो अभी इसकी तीव्रता 20 डेसिबल है। अभी रेजोनेंस कंडीशन में आएगी तो ये बहुत अधिक हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा ये टूट सकता है, ये टूट जाता है। ठीक, उसका अगला टॉपिक देखिए, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि का क्या है, ये व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण है ये। ठीक, मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूँ इसका। ये दो सोर्स हैं, दो आवाज़ करने वाले सोर्स हैं। इनसे जो ध्वनि निकल रही है उसका जो है आयाम भी सेम है
और उनकी आवृत्ति भी अगर सेम हो, आयाम और आवृत्ति अगर सेम हो, तो वो जैसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, और किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये जो इनका पुनः वितरण जो इसका कहलाता है, जो इसका पुनः वितरण जो इसका कहलाता है, दोनों साउंड का जो ओवरलैप होता है, तो वो घटना जो होती है वो इंटरफ्रेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? साउंड का इंटरफ्रेंस कहलाती है, मतलब ध्वनि का व्यतिकरण कहलाती है वो। अब ये यहाँ पे ये मिले दोनों ध्वनि, या तो ये सेम फेज में मिलेंगे, फेज मतलब कला, सेम कलांतर में मिलेंगे, या तो ये विपरीत कलांतर में मिलेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल। जैसे ये इस फेज में है, ठीक है, ये दूसरा वाला भी इस फेज में है, तो ये जो मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेम फेज में है, समझाने के लिए बताया मैंने, ये सेम फेज में है। अगर ये यहाँ पे ऐसे मिलते हैं और ये मतलब ऐसे उल्टा, तो ये क्या है? ऑपोजिट फेज में है। अगर सेम फेज में यहाँ मिलते हैं तो यहाँ पे आवाज़ अधिक होगी, अगर ऑपोजिट फेज में तो आवाज़ कम होगी। अगर आवाज़ ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ये समपोषी, कौन सा? समपोषी व्यतिकरण है। इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अगर ये आवाज़ कम है, मतलब विपरीत कला में मिल रहे हैं, विपरीत फेज में मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे ये विनाशी व्यतिकरण है, डिस्ट्रक्टिव। कौन सा? डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव जो आपका व्यतिकरण है, ठीक। इंटरफेरेंस कैसा है? डिस्ट्रक्टिव है। और यहाँ पे सेम फेज में, तो ये कैसा था? कंस्ट्रक्टिव था ये फेज आपका इंटरफेरेंस, ठीक। उसके बाद देखिए डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव क्या है? बहुत ही इजी है। ये मैंने मान लिया सोर्स है जो कि साउंड इमिट कर रहा है, मतलब ये साउंड सोर्स है ये। अब सुनने वाला कोई श्रोता है, कोई पर्सन है, मैंने मान लिया कोई पर्सन है। अगर ये पर्सन स्थिर नहीं है, या तो ये इसकी तरफ आ रहा है या तो इससे दूर जा रहा है, ठीक है। अगर ये इसकी तरफ आ रहा है या इससे दूर जा रहा है, तो इसकी आवृत्ति मैंने मान लिया एफ है, मगर इसको जो आवृत्ति सुनाई देगी वो एफ डैश सुनाई देगी। इसे लगेगा इसकी आवृत्ति कैसी है? एफ डैश है। मतलब तो मैं आपको ये समझा दूं डॉपलर इफेक्ट क्या है। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता, ये श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति मतलब रिलेटिव मोशन होता हो, या तो इसकी तरफ आ रहा हो या इससे दूर जा रहा हो, या यही मतलब ट्रैवल कर रहा हो, ये रुका हो ये ही ट्रैवल कर रहा हो, मतलब आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो सुनने वाले को ना ध्वनि की जो आवृत्ति है उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है, ठीक है, अलग सुनाई देती है। इसे ही क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, याद रखिएगा। तो डॉपलर इफेक्ट क्या हो गया? मतलब जो वास्तविक आवृत्ति होगी उससे डिफरेंट सुनाई देगी श्रोता को, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, यही है। अगला है मैक संख्या। तो मैक संख्या कुछ नहीं है, ये एक्चुअली कोई पिंड किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड, ठीक है, ये पिंड की ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसी मीडियम में साउंड की जो स्पीड है, वो परिस्थितियां सभी वही है, सिचुएशन वही है। मतलब मीडियम भी जैसे हवा है, हवा, तो हवा में ही पत्थर ये या कोई ऑब्जेक्ट जा रहा, उसकी स्पीड हमने नापी है, और उसी मीडियम में साउंड की स्पीड मैंने मान लिया वीएस है। जो दोनों का रेशियो जो होता है, वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा? मैक संख्या कहलाती है, ठीक है, मैक संख्या। याद रखिए टेम्परेचर और जो प्रेशर की जो परिस्थितियां हैं दोनों के लिए सेम होना चाहिए। जितना टेम्परेचर प्रेशर इसके लिए हमने लिया उतना ही हमारे साउंड के लिए होना चाहिए, तब दोनों की स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? मैक संख्या कहलाएगा। अगर मैक संख्या एक से ज़्यादा आ रही है, एक से ज़्यादा मतलब Vp इज़ ग्रेटर देन Vs, आप समझ पा रहे हैं? अगर ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो गई है, तो जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे। क्या स्पीड कहेंगे? सुपरसोनिक कहेंगे, ठीक है। सुपरसोनिक का मतलब हिंदी में कहते हैं प्राध्वनिक, प्राध्वनिक। तो सुपरसोनिक का मतलब आपको समझ में आ गया, प्राध्वनिक का मतलब समझ में आ गया। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक होती है, उसी मीडियम में साउंड की स्पीड से अधिक हो जाए, तो वो सिचुएशन क्या होगी? प्राध्वनिक कहलाएगी।
अगर ये 5 से अधिक हो जाए, मतलब Vp इज ग्रेटर देन 5 गुना Vs हो जाए, पार्टिकल स्पीड साउंड से 5 गुना ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ वहाँ पे तो पहले प्राध्वनिक था, अब इस कंडीशन में 5 गुना अधिक होने की कंडीशन में ये आपका क्या कहलाएगा, अति प्राध्वनिक। क्या कहलाएगा, अति प्राध्वनिक, हाइपरसोनिक कहलाएगा। यहाँ पे सुपरसोनिक था जब 1 से ज़्यादा था, मतलब ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 5 हो जाए तो हाइपरसोनिक कहलाएगा। और याद रखिएगा, अभी हमने आपको जो बताया सुपरसोनिक, अगर कोई पार्टिकल जो है साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ये उसकी चाल प्राध्वनिक है, उसकी चाल कैसी है, सुपरसोनिक है। तो वो ऐसे चलते हुए एक शंकु आकार का, शंक्वाकार, ऐसा शंक्वाकार एक वेव छोड़ता जाता है अपने पीछे, जो पार्टिकल है एक वेव छोड़ता जाता है, जिसे जो उस वेव को आप कहते हैं शॉक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉक वेव कहते हैं, प्रघाती तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रघाती तरंग कहते हैं। ठीक है, प्रघाती तरंग पूछा जाए क्या है, तो प्रघाती तरंग वही है, कोई पार्टिकल की वेलोसिटी अगर सुपरसोनिक है, मतलब साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, तो वो अपने पीछे एक वेव छोड़ता जाता है, जिसे प्रघाती तरंग कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद का जो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि ऊष्मा है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो स्क्रीन पर 4 वीडियो आपके आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।